हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूरे पूरे आने की संभावना है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, यानी मृदा अपरदन मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। तो मृदा प्रदूषण का कारण ऑप्शंस में अगर देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज इन बिटवीन, यानी कावेरी जल विवाद जो है, ठीक है, कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किसके किसके बीच में है, यानी कौन से दो राज्य हैं जिनके बीच में ये विवाद चल रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म एनवायरनमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू इंसर्कल और सराउंड, यानी पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है घेरना या चारों ओर से घेरना। तो ये कौन सा शब्द से लिया गया है, तो ये हमारा है एनवायरोन। ठीक है, यानी कि ये कौन सा शब्द है, एनवायरोन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट हार्मफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर, यानी कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक या हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यानी पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आती हैं, है ना, तो वो कौन सी हैं, तो यूवी सी। अब यूवी सी सबसे ज्यादा हानिकारक है, बट ये यूवीसी हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा हानिकारक है यूवीसी, यानी यूवी सी जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, बट ओजोन लेयर के होने की वजह से ओजोन क्या करता है, इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। तो हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या आता है, ए, यानी यूवी ए हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा आता है, कितना आता है, 90% के आसपास। और यूवी बी जो है वो हमारे अर्थ में कितना आता है, 10%। तो आपको इस तरह से कंसेप्ट को याद रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, यानी वनों की कटाई क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वनों का विनाश, यानी वनों का विनाश को हम क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन। और पेड़ लगाने को क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन, है ना, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन एंड कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, यानी रामसर सम्मेलन डैश के संरक्षण को संदर्भित करता है, ठीक है, यानी कि रामसर सम्मेलन जो है वो किस लिए किया गया था, कौन सा चीज के लिए किया गया था। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा आर्द्र भूमि, यानी वेटलैंड के बारे लिए, ठीक है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड डे मतलब आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। अब वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होता है, तो एक ऐसा लैंड एरिया जिसमें सालों साल, ठीक है, उसमें वाटर रहता है, यानी पानी रहता है, ठीक है। तो वैसे लैंड एरिया को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अब वो एनुअली भी हो सकता है या फिर सीजनली भी हो सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैन नंबर ऑफ फूड चेन इज इंटरलॉक्ड दिस इज कॉल्ड, यानी कि जब खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फूड वेव कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फूड वेव, मतलब खाद्य जाल। यानी कि बहुत सारे जो फूड चेन हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव, यानी कि खाद्य जाल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जांपल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है, यानी बहते जल प्रपात का एक उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में इकोसिस्टम दिया हुआ, यहाँ पे जल प्रपात दिया है, तो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में थोड़ा डिफर होता है, ठीक है। बट आप इसको जो बहते जलप्रपात बोलिए या बहते जल का पारिस्थिति पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये इसका लोटिक इकोसिस्टम क्या होगा, रिवर यानी नदी।
क्योंकि इसमें से जितना भी है सारा क्या है, स्टैंडिंग वाटर है, मतलब कि एक जगह स्थिर है, चाहे वो तालाब का पानी हो, झील का पानी हो, जलाशय हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, तो लोटिक इकोसिस्टम क्या होगा, रिवर। तो हम फ्रेश वाटर को, आप पहले इसको समझ लीजिए कि फ्रेश वाटर को हम, ठीक है, यानी मीठे जल को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, यानी दो वर्गों में बांटते हैं। एक हमारा होगा लोटिक इकोसिस्टम और दूसरा हमारा होगा लेंटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो लोटिक इकोसिस्टम हम वैसे इकोसिस्टम को कहेंगे, यानी लोटिक पारिस्थितिक तंत्र हम वैसे पारिस्थितिक तंत्र को कहेंगे जिसमें जो वाटर होगा, यानी जो पानी होगा वो क्या होगा, बहता हुआ होगा, यानी फ्लोइंग वाटर होगा या फिर रनिंग वाटर होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और इसमें लेंटिक में क्या होगा, वो एक जगह स्थिर होगा। लेंटिक में क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब वाटर जो होगा हमारा स्टैंड होगा। तो इस ये स्टैंडिंग वाटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, यानी वैसे जीव जो पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं वे क्या कहलाते हैं। माने ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर प्रोड्यूसर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जैसे हम लोग ह्यूमन क्या है, उपभोक्ता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑटोट्रॉप्स आर, यानी स्वपोषी डैश होते हैं, तो स्वपोषी कौन होते हैं, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, यानी उत्पादक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया इज, इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड एरिया क्या, कौन सा है, इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड एरिया क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था, मैंने कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, तो 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए करते हैं, टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम लाया गया था जिसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्राम, ठीक है, एमएबी के थ्रू ही चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। अब इसको भी ध्यान रखना है, तो हालांकि ये उतना पूछेगा नहीं, फिर भी आपको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि एसियाटिक लायन इज फाउंड ओनली इन, यानी एसियाटिक लायन जो है एशियाई शेर केवल डैश में पाया जाता है हमारे इंडिया में, तो कहाँ पे, गिर फॉरेस्ट में। और गिर कहाँ पे है, गुजरात में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नो लिपर्ड इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क, यानी हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो हिमालयन उद्यान में, यानी महान हिमालयन उद्यान, यानी द ग्रेट हिमालयन। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज कॉल्ड, फोटोकेमिकल स्मोक को और एक नाम से हम जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉस एंजलस स्मोक। ये फोटोकेमिकल स्मोक को क्या कहते हैं, और हम लॉस एंजलस स्मोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, लॉस एंजलस में, लॉस एंजलस न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क या यूएसए जहाँ भी आप बोल लें, ठीक है। और लंदन स्मोक में क्या था, ये सल्फ्यूरस स्मोक से है, सल्फ्यूरस। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के कैसा भी पूछ सकता है, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है। सल्फ्यूरस स्मोक किसके लिए, लंदन स्मोक को हम सल्फ्यूरस स्मोक कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक किसको बोलते हैं, लॉस एंजलस में, ठीक है। और इसमें इसका मेन कंपोनेंट क्या है, एनओएक्स, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सल्फ्यूरस स्मोक में नाम क्या लगा है, सल्फर, इसीलिए इसको हम लोग सल्फर स्मोक भी कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीओडी इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, बीओडी जो है वो किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है उपयोग, यानी बीओडी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ये किसके लिए होता है, जल प्रदूषण के लिए, ठीक है, यानी वाटर पोल्यूशन के लिए। और अगर वो आपसे पूछ ले कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जो भी ऑप्शंस में होगा आपको ऑप्शंस को देख के टिक लगाना है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण हमारा होगा? सबसे मुख्य कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या निकलता है? सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या एसिड रेन का मुख्य कारण है, खास करके सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच हेवी मेटल इज द कॉज ऑफ ब्लैक फुट डिजीज, यानी कौन सी भारी धातु ब्लैक फुट रोग का कारण है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ब्लैक फुट, तो अर्सेनिक। अर्सेनिक से क्या होगा? ब्लैक फुट। मरकरी से क्या होगा? मीना माटा डिजीज। मरकरी से होगा मीना मीना माटा डिजीज। ठीक है। कैडमियम से क्या होगा? हाउ चौची डिजीज। हाउस ऑर्चिडिजीज। ठीक है, और ये सभी क्या है? ये क्या है? कैडमियम से क्या होगा? ऑर्चिडिजीज में इसमें बोन्स, हमारा स्केलेटन, ये सब में सबसे ज्यादा पेन होगा। ठीक है। मीनामाटा डिजीज में क्या होगा? ये हमारा किसको अटैक करता है? सीएनएस को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि ये कैसा है? न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ये हमारे तंत्रिका तंत्र को खत्म खराब करता है या डैमेज करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, ओजोन लेयर को हम मापते हैं तो किस इकाई में मापा जाता है? इसे डॉब्सन यूनिट में। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? डॉब्सन यूनिट में। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम है 7 जनवरी को, यानी 7 जनवरी 2026 को। और उसमें मेजरली ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड का एग्जाम भी है उस दिन। तो हो सकता है कि इसमें साइंस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय मरकरी पॉइजनिंग इन जापान, जापान में जो मरकरी से पॉइजनिंग हुआ था तो उस डिजीज का क्या नाम था? तो मीना माटा डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं? मीना माटा डिजीज। ठीक है। ठीक है, और ये किसके लिए हुआ था? मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी। और मिथाइल मरकरी ये कैसा होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म ज्यादा टॉक्सिक होता है मिथाइल का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी इज अ डैश पॉल्यूटेंट, डीडीटी जो है एक डैश प्रदूषक है, तो कैसा प्रदूषक है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब गैर अजैव अपघटनीय, मतलब हम उसको अपघटित नहीं कर सकते हैं, यानी या वो उसको हम बायोडिग्रेडेड नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज, मैंने वो अर्थ का या पृथ्वी का वो क्षेत्र जहाँ जीवन विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जीव मंडल कहते हैं, उसे हम जीव मंडल कहते हैं, यानी बायोस्फीयर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो ये हमारा होगा बायोस्फीयर, मतलब जीवमंडल। बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल। फिर अगला क्वेश्चन है कि द ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू, यानी ताजमहल को किस कारण से खतरा है? तो ताजमहल को सबसे ज्यादा खतरा किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि ताजमहल जो बना है वो किससे बना है? मार्बल से। और मार्बल्स और लाइमस्टोन जो है वो उसमें सल्फर क्या करता है? उसको सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से क्या होता है? H2SO4 होता है, यानी एसिड रेन होगा। और वो क्या कर रहा है कि मार्बल और जितने भी लाइमस्टोन मटेरियल है उसको कोरोसिव करता है ना, खराब करता है, जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलोइस हो रहा है। येलोइस मतलब पीले रंग का, यानी व्हाइट से वो पीला कलर में चेंज हो रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? तो अभी 36 है, यानी 36 है अभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर आल्सो नोन एज डेट्रीवोरस, यानी इनमें से किसी अपघटक यानी डेट्रीवोरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी अपघटक यानी डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब डिकम्पोजर्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो पृथ्वी से निकट सबसे हम्म, पृथ्वी की सबसे निकट वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले क्या होगा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल,
फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, थर्मोस्फेयर। ठीक है, अगर हम देखें कि ये हमारा अर्थ है, तो इसके ऊपर में ये होगा हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर ये होगा स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन लेयर है, फिर ये होगा मेसोस्फेयर, और फिर ये होगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब ये ट्रोपोस्फेयर के यहाँ पे यानी कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ 20 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में कौन होगा? ओजोन लेयर। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी भी रूप में वो पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज अबाउट, यानी कि इकोसिस्टम में यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दक्षता लगभग है कितनी है, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में, तो वो कितना होता है? तो लगभग ये 10% होता है। कितना होगा? 10%। इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये T1 हो गया, यानी ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3। ठीक है, तो इसमें जो 10% करके ही क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगा। 10%, 10%। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो लगभग कितना होता है? तो 10% ही होता है, यानी कि इससे इसके पास जाएगा कितना एनर्जी? 10%। फिर इससे इसके पास कितना एनर्जी जाएगा? 10%। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। फिर अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, तो थिकनेस यानी जो है ओजोन लेयर का, उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल, सॉरी, थिकनेस जो होता है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन में। ठीक है, यानी डॉप्सन यूनिट में। तो आपको ये ध्यान रखना, डॉप्सन यूनिट। ये किसमें हम लोग किसके लिए मेजर करते हैं? थिकनेस का। इसका थिकनेस ओजोन लेयर का। ठीक है, तो इस तरह से आपको फैक्ट्स यानी कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, यानी 50 में 50 जरूर आने का संभावना है। उतना भी हार्ड नहीं है, बस बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बस कंसेप्ट बेस होगा। तो आपको कंसेप्ट को ही ध्यान में रख के करना है। ठीक है, अगर कुछ भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर किसी को हेल्प चाहिए ईवीएस से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।